नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। ऋण पत्रों का निर्गमन और मोचन। मोचन मतलब क्या होता है? रिडेम्पशन। इसी में हम लोग कई चीजें पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें कुछ चीजों की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, इसलिए उनको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से फटाफट। अच्छा, क्या होता है निर्गमन? का मतलब क्या होता है? ठीक, अच्छा, तो हम लोग पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक है मेनली वो है एक मुश्त भुगतान के द्वारा मोचन। ये टॉपिक है क्या? नहीं, हम लोग किस्तों में मोचन की बात करेंगे, तो हमारा किस्तों के में मोचन की जो है बात वो करना है। ये हमारा मेन टॉपिक है, ठीक। लेकिन आप उससे पहले ये समझिए कि हम लोगों ने इससे पहले जस्ट पहले ये टॉपिक पढ़ा हुआ था। ये आज हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ चुके हैं। ऋण पत्रों का मोचन कैसे कैसे किया जाता था, तो 4 तरीके हुआ करते थे। और मोचन का मतलब क्या होता है पहले तो वो समझ लीजिए, है ना। जल्दी से कुछ रिवीजन है। ऋण पत्रों का मोचन का मतलब होता है निर्गम के नियमानुसार ऋण पत्रों के खातों में देनदारियों को समाप्त करने हेतु कर दिया जाता है। मतलब क्या होता है? जो आप किसी को ऋण पत्र देते हो ना, तो उससे आप पैसे लेते हो, आप उसको आप ऋण पत्र देते हो। अब जिसको आपने ऋण पत्र दे रखा है वो पैसे आपको दे चुका है, तो आप उसको पैसे वापस करोगे, तो आपकी फर्म की देनदारियां हैं उस इंसान पर, तो उन देनदारियों को समाप्त करना। समझ रहे हैं ना? देनदारियों को समाप्त करना। इसी को बहुत आसान भाषा में बोलें, 3 इडियट्स वाली, तो क्या हो जाएगा? इसका तात्पर्य है कि कंपनी द्वारा ऋण पत्रों की राशि को वापस करना। बस सिंपल। जितना ऋण पत्र में आपने दिया था, आपने आपको पैसे वापस कर दिए। अच्छा, अब वो प्रीमियम पर भी हो सकता है, पार पे भी हो सकता है, यानी कि जो सम मूल्य है उस पर हो सकता है, या प्रीमियम पर हो सकता है, या फिर बट्टे पर यानी कि डिस्काउंट पे भी हो सकता है। आमतौर पर अगर मान लेते हैं कि अगर हमें, मान लीजिए हम लोगों ने कितना भी 100 रुपए के डिवेंचर्स इशू किए थे, ऋण पत्र इशू किए थे, कितने? 1000। तो आप क्या करोगे? 1 लाख रुपए वापस कर रहे होगे जब, तभी उसको क्या बोलेंगे? रिडेम्पशन। ठीक है, मोचन। अच्छा, ये बात आपको गई। अब इसी में क्या होता है, 4 तरीकों से हम लोग करते थे। पहला तरीका हम लोग देख चुके हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एक मुश्त भुगतान। ठीक है, लमसम में आपने कर दिया, लमसम एक साथ आपने पे कर दिया। दूसरा क्या होता है? पे इन इंस्टॉलमेंट्स, किस्तों में आप कर रहे होते हैं। इसको हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। अच्छा, तीसरा क्या होता है? आप खुले बाजार में सेल करते हो। ठीक है, परचेज इन द ओपन मार्केट, खुले बाजार में क्रय। और फिर क्या करते हो आप? अंशों का नए ऋण पत्रों में परिवर्तन द्वारा। इसमें क्या होता है? आप पुराने के लिए नए को इशू कर देते हो, बाई कन्वर्जन इनटू शेयर्स और न्यू डिवेंचर्स। तो नए डिवेंचर्स आपने दे दिए, या फिर आपने उसको अंशों में शेयर्स में परिवर्तित कर दिया। तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी अपने को क्या पढ़ना है? ये पढ़ना है। आगे बात समझ में? अच्छा, अब समझिए किस्तों में भुगतान। इस विधि के अंतर्गत सीधी सी बात है, किस्त में है तो आप क्या कर रहे होगे? अलग अलग समय पर आप किस्त पे कर रहे होगे। तो कब दी जाएगी, ये सारी चीजें समझ लेते हैं। अंतर्गत ऋण पत्रों का मोचन प्रति वर्ष हर साल नॉर्मली किसी निश्चित तिथि पर, ठीक है, कोई आपकी डेट फिक्स्ड है नॉर्मली, आप उस पर क्या करते हो? दे किस्तों के द्वारा, दे मतलब आपको देना है, किया जाता है। ऋण पत्रों की कुल देनदारी को वर्षों के योग से विभाजित किया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? मान लीजिए आपने ये कहा कि हम 4 साल में पैसे वापस करेंगे। कितने साल में? 4 साल में। अब आप 4 साल में पैसे वापस कर रहे हो, और मान लीजिए सब मिला करके 1 लाख रुपए आपको वापस करना था। ठीक, तो आप क्या करोगे? हर साल कितना कितना दोगे? तो आप 1 लाख को 4 से विभाजित कर दोगे। तो आपने क्या किया? जो कुल राशि है निर्गमन, जो आपको मोचन की राशि है, उसको आपने संख्या किससे डिवाइड किया? जो वर्षों की संख्या है, वही चीज लिखी हुई है। ऋण पत्रों की कुल देनदारी को, जो कुल देनदारी थी वो 1 लाख रुपए बन रही है, को वर्षों के योग से आपने विभाजित कर दिया। तो ये आपको कुल मिलाकर के क्या होगा? ये तरीका है। अच्छा, अब इसी को समझते हैं। सामान्यतः ऋण पत्रों का मोचन देय तिथि पर ही किया जाता है। तो जो भी देय तिथि है, मान लीजिए आपने बोला कि हम हर साल 31 तारीख को दे देंगे, 31 मार्च को। ठीक है, जब साल आपका खत्म हो रहा है उसी दिन आप क्या करोगे? पैसे वापस करोगे। मान लीजिए नॉर्मली हमारे क्वेश्चन में 31 मार्च आता है, इसलिए मैं 31 मार्च बता दे रहा हूं। अच्छा, परंतु आप उससे पहले भी, अगर आपके जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, आपके जो अंतर नियम है, आपके मतलब किसी कंपनी के, उसमें ऐसा प्रावधान है, तो आप ऋण पत्रों का मोचन परिपक्व तिथि यानी कि उसकी मैच्योरिटी से पहले भी कर सकते हैं। आगे बात समझ में? अच्छा, क्या हुआ? आपने बोला कि और ये नॉर्मली इस तरह की चीज जो चलेगी, आपने बोला 4 किस्तों में दोगे, ठीक है, और हर साल के अंत में दे रहे हो। आप हो सकता है तीसरे साल में ही पूरा पूरा पैसा वापस कर दो। ये भी हो सकता है कब? जब आपकी कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये बात मेंशन है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंतर नियम। ठीक, अच्छा, अब क्या हुआ? कंपनी के ऋण पत्रों का मोचन जो है ना,
पूंजी या अर्जित लाभों में से किया जा सकता है। ठीक है, ये समझो। मोचन का मतलब क्या हुआ, आप पैसे वापस कर रहे हो, यही तो मोचन है। तो कहां से दोगे, या तो आपकी जो पूंजी है पहले से लगी हुई कंपनी में, या फिर आपको जो प्रॉफिट्स हुए, तो जो प्रॉफिट्स है आप उसमें से मोचन कर सकते हो, पूंजी है उसमें से कर सकते हो, और इसी पर आधारित आपकी जर्नल एंट्रीज थोड़ी सी बदल जाती है। क्या होता है, जो आपकी रोजनामचा प्रविष्टियां है ना, उसमें थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है जनरल एंट्रीज में। अच्छा, ठीक है। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स ईदर आउट ऑफ कैपिटल, मतलब या तो कैपिटल से यानी कि पूंजी से करेंगे, और आउट ऑफ प्रॉफिट या फिर आप लाभ से करेंगे। अच्छा, और क्या हुआ, कुछ असूचीबद्ध कंपनियों को भी डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व ना बनाने की स्वीकृति होती है। देखो होता क्या, हमारे देश में ऋण पत्र जारी करने में सारी कंपनियों को तो पहले परमिशन नॉर्मली सीधे तौर पर कंपनीज एक्ट में आपको मिल गई है कि आप कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी बैंक्स हैं जो भी इशू करती हैं, बड़ी रेप्यूटेड कंपनीज है वो करती हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है वो भी करती हैं। तो ये नॉर्मली बड़ी कंपनीज होती हैं, इनके बारे में सब लोग जान रहे होते हैं और इनकी अपनी एक साख बन चुकी होती है। अनलेस कुछ स्पेसिफिकली बात आ जाए तो अलग बात है, नहीं तो जो भी बैंक्स हैं, जो बड़ी कंपनीज, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज हैं, ये सारी सूचीबद्ध कंपनियां हैं। और ऐसी कंपनियों को ऋण पत्र जारी करने के बाद में एक कोई ऐसा रिजर्व बना के रखने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना ज्यादा पैसा है, या उनकी इतनी ज्यादा साख है, इनका इतना बड़ा मार्केट कैपिटल है, या इतना ज्यादा रेवेन्यू टर्नओवर है कि वो जो पैसा उन्होंने उठाया वो वापस कर सकते हैं, इसकी बहुत ज्यादा उम्मीद होती है। इसलिए उन लोगों को कोई एक अलग से डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, एक आपको रिजर्व बना करके रखने की जरूरत नहीं होती है, समझ रहे हो? क्योंकि आप इतनी बड़ी तो आप हाँ आप दे दोगे, ऐसा बात रहती है। नॉर्मली इनका इतने सारे रेगुलेशंस पहले से ही होते हैं कि ये भाई लगभग बाय डिफॉल्ट हो जाता है कि आपके पास ये स्थिति है तभी आप इशू कर पा रहे हो। लेकिन कुछ असूचीबद्ध कंपनियां भी होती हैं। असूचीबद्ध मतलब क्या होता है, जो अनलिस्टेड है। अनलिस्टेड का मतलब क्या हुआ, जो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है, उनका नाम स्टॉक एक्सचेंज पर आप उनके शेयर्स खरीद और बेच नहीं सकते। ऐसी कंपनियां भी कई कुछ ऐसी होती हैं, जो कुछ बड़ी कंपनीज भी होती है जो लिस्टेड नहीं होती हैं। ठीक है, लिस्टेड होने का मतलब होता है आप पब्लिक चले गए हो। तो कुछ असूचीबद्ध जो बड़ी कंपनी होती है उनको भी ये परमिशन होती है कि आप भी क्या कर सकते हो, आपको डिबेंचर रिजर्व बनाने की जरूरत नहीं है रिडेम्पशन के लिए। तो उसको हम लोग बोलते हैं DRR, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। इसी को हिंदी में हम लोग क्या बोल देते हैं, आरक्षित ऋणपत्र मोचन। ठीक है, कि आपने पहले से पैसा वहां पे अलग से निकाल के रख दिया है कि आप इतना पैसा जिससे कि आप वापस करने में आपको आसानी दिख पाए। ज्यादा पैसा नहीं रखा जाता। आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए उठाया तो 10% रखना होता है। कितना रखना होता है? 10%। ठीक है, तो आपने अगर 10 लाख रुपए उठाया तो आप उस वाले अकाउंट में कितना डाल दोगे? 1 लाख रुपए डाल दोगे। कि कब डालोगे? उस अकाउंट में नहीं, उस रिजर्व में। कब डालोगे? जब आप कोई असूचीबद्ध कंपनी हो, तब भी जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे असूचीबद्ध जो बाकी रह जाती है कंपनी, जो छोटी छोटी कंपनीज हैं, उनको ये कंडीशन मिलती है। ठीक है, कि उनको क्या करता है, उनको कुछ असूचीबद्ध को तो ना बनाने की स्वीकृति होती है। ठीक है, लेकिन कुछ को बनाना पड़ जाता है। ठीक है, तो जिनको ना बनाने की स्वीकृति, उनके लिए तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। लेकिन जिनको बनाना पड़ रहा है उन लोगों को कितना रखना पड़ता है, आगे देखेंगे। इन कंपनीज की बात की जा रही है। ऐसी कंपनियां पूंजी का प्रयोग करके भी ऋण पत्रों का मोचन कर सकती हैं। कौन सी ऐसी कंपनीज? जो अनलिस्टेड है, असूचीबद्ध है, लेकिन उन लोगों को नहीं बनाने की जरूरत है। क्या? DRR, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। अच्छा, अब समझिए, अन्य असूचीबद्ध कंपनियां, मैंने बताया कि कुछ ऐसे असूचीबद्ध होती हैं, उनके लिए आरक्षित ऋण पत्र मोचन। आरक्षित ऋण पत्र मोचन का मतलब क्या हुआ, यही DRR समझ लो। आप DRR लिख करके भी आओगे तो कोई फर्क नहीं है। ठीक है, DRR। इसमें क्या होता है, निर्गमित मतलब इशूड डिबेंचर्स के अंकित मूल्यों का न्यूनतम 10% होना चाहिए। किसका? अंकित मूल्य। तो अगर आपका जो पार वैल्यू थी वही फेस वैल्यू होती है, उसी को हम लोग हिंदी में अंकित मूल्य बोलते हैं। अंकित मूल्य का 10% होना चाहिए। आपने 10 लाख का अगर इशू किया हुआ है, ठीक है, कितने का? 10 लाख का, तो आपके पास इस रिजर्व में 1 लाख रुपए होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि आप वापस करने की आपकी उम्मीद ज्यादा दिख जाए कि आप वापस कर पाओगे, है ना। अच्छा, अब क्या हुआ, एक और चीज है, ये चीज महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि हम लोग जो उदाहरण करने जा रहे हैं ना, उसमें इस चीज का बहुत ज्यादा यूज होगा और इसको लेकर के बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, समझिए। कंपनियों को 30 अप्रैल या फिर उससे पहले, ठीक है, 30 अप्रैल या फिर उससे पहले एक राशि का निवेश करना आवश्यक है। कौन सी राशि है, किसका आवश्यक है? समझिए, यह राशि अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष के दौरान परिपक्व होने वाले ऋण पत्र की राशि से के 15% से कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि आज आपने कुछ ऋण पत्र ले रखे थे, कभी भी ले रखे थे, 2 साल पहले ले रखा था, 1 साल पहले ले रखा, और आपको ये पता है कि उस ऋण पत्र की, उस डिबेंचर की जो मैच्योरिटी डेट है वो इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक है। ठीक है, इस फाइनेंशियल ईयर का एंड कब होगा? 31 मार्च को होगा। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए, अभी मान लीजिए 2020 चल रहा है,
ठीक है, कितना चल रहा है 2020, और आज जो तारीख है वो मान लीजिए है 28 अक्टूबर, ठीक, मान लेते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको ये पता है कि यार 31 मार्च को आपका क्या हो रहा है, कुछ डिबेंचर्स जो एक्सपायर होने वाले हैं, एक्सपायर मतलब मैच्योरिटी होने वाली है, एक्सपायर नहीं हो रहे हैं, उनकी मैच्योरिटी हो जा रही है 31 मार्च को, और उनका जो मान है वो कितना है, मान लीजिए 10 लाख रुपए है। कितना है, 10 लाख रुपए। अच्छा, अब क्या हुआ, अब आपको ऐसी स्थिति में मालूम है क्या करना था, आपको ये करना पड़ेगा, नियम है 2020 28 अक्टूबर चल रहा है, आप तो कुछ कर नहीं सकते, आपको पहले ही करने की जिम्मेदारी थी क्या, कि आपने 30 अप्रैल तक, कब तक, 30 अप्रैल 2020 तक, उससे पहले भी कर सकते हो, आपने कम से कम 10 लाख रुपए जो आपने निर्गमित कर रखा है, क्या है ना, जो निर्गमित नहीं किया हो, जो आपका मैच्योर होने वाला है इस साल 31 मार्च तक, ठीक है, तो इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में मैच्योर होने वाला है, तो उसका कम से कम 15%, कम से कम 15% कितना होगा, 10 लाख का 15% होगा कम से कम 1.5 लाख रुपए। इतना जो है ना वो आपको निवेश कर देना होगा। कहां कहां पे निवेश करना होता है उसकी कुछ सूची रहती है, कुछ सिक्योरिटीज वगैरह आप खरीद सकते हो। इससे क्या हो जाएगा कि आपके पास पता है कि कम से कम हाँ इतना लिक्विड पैसा पड़ा हुआ है, आप इसको बेच करके पैसे निकाल सकते हो। तो कम से कम 15% आपको कब करना पड़ जाता है, जब आपकी मैच्योरिटी आने वाली है, 1 साल का समय रह गया है, तो आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च तक जाएगा, तो आप 30 अप्रैल तक कर देते हो। तो अगर हमें कोई डेट नहीं बताई गई तो हम 30 अप्रैल को ही करते हैं, लेटेस्ट जो सबसे लास्ट में है ना उसमें ही कर देते हैं, क्योंकि एक तरह का ये नियंत्रण करने वाला पैरामीटर है, नियंत्रण करने का तरीका है कि हाँ आप पैसे दे पाओ, इसकी संभावना बढ़ जाए, इसलिए कम से कम 15% आपने पहले से निकाल करके रख दिया, बाकी 85% आप कहीं और से जुगाड़ लोगे। तो ये इस तरह की चीज होती है ना। तो ये बात समझ में आ गई, तो ये 30 अप्रैल तक आपको करना रहेगा, ठीक, मैंने उदाहरण से समझाया, आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अब क्या हुआ, किस्तों में ऋण पत्र का जब मोचन कर रहे हो, अब समझो इसमें एक और बात आती है। ये जो बात बताई वो तो एक मुश्त के लिए हो गया कि आपको 10 लाख रुपए एक साथ देना था, तो आपने उसका 1.5 लाख रुपए 30 अप्रैल तक जमा कर दिया। अब मान लीजिए आपने 40 लाख के डिबेंचर्स उठा रखे थे, कितने को उठा रखे थे, 40 लाख के, और आपने ऐसा बोला हुआ है कि आप 4 साल में वापस करोगे, हर साल 10-10 लाख रुपए के डिबेंचर्स को आप क्या करते जाओगे, रिडेम्पशन करते जाओगे, उनका मोचन करते जाओगे। तो ऐसी स्थिति में हर साल आप कर रहे हो ना, तो आपको पहले तो 1.5 लाख रुपए जमा करना पड़ेगा। अब जब 1.5 लाख आपने जमा किया और आपकी साल 31 मार्च तक पहुंच गई, आपने वाला डिवेंचर्स के पैसे भी दे दिए, लेकिन ये वाले पैसे आप निकालोगे नहीं, क्यों, क्योंकि अगले साल फिर से आपको 10 लाख देने होंगे, आपको 40 लाख वापस करने हैं ना, 10 10 10 10। तो जब दूसरी बार 10 लाख का बन रहा होगा तो फिर आपको 30 अप्रैल तक 1.5 लाख रुपए जमा करना पड़ेगा। तो आप क्या करते हो, आप 1.5 लाख रुपए को जमा ही रहने देते हो, ठीक। अच्छा, मान लेते हैं एक समय के लिए, ये एग्जांपल हम लोग पहले देख चुके हैं, लेकिन आपको जल्दी से बता रहा हूं। मान लीजिए आपको पहले साल में 10 लाख रुपए वापस करना है, दूसरी बार आपको कितना करना है, 20 लाख, तीसरी बार करना है 30 लाख, ठीक। 3 साल में आपको वापस करना है 60 लाख रुपए। ऐसा कुछ बनकर के आ रहा है कि 31 मार्च 2021 तक आपको 10 लाख वापस करना है, 2022 तक आपको 20 लाख और 2023 तक 30 लाख। ऐसे में क्या हो जाएगा, पहले तो आपने 1.5 लाख रुपए जमा कर रखे थे, कितना कर रखा था, 1.5 लाख, ठीक। अब क्या होगा, जब 20 लाख करना होगा तो 20 लाख का 15% निकल के आता है 3 लाख रुपए, आपने जमा तो 1.5 लाख कर रखा है, तो आपको 1.5 लाख और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ जाएगा, 1.5 लाख और करना पड़ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 1.5 लाख और कर दोगे, तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, कुल मिलाकर के हो जाएगा 3 लाख। समझ में आ रही बात। ऐसे ही क्या होगा, जब आपका 30 लाख अगली बार देना है 2023 में, तो आप 2022 30 अप्रैल तक, 2023 31 मार्च को आपको देना है, तो 2022 30 अप्रैल तक आप 1.5 लाख और डालोगे, क्योंकि 4.5 लाख रुपए बन जाता है 30%। आ रही बात समझ में। और मान लेते कि आपको थोड़ा और डिबेंचर बाकी रह गया था 10 लाख रुपए का, जो आप 2024 में देने वाले हो, तो ऐसी स्थिति में आपके पास कम से कम 1.5 लाख रुपए का निवेश होना चाहिए था, और आप कर कितने कर चुके हो, 4.5 लाख का। तो ऐसे में आप 3 लाख रुपए निकाल भी सकते हो, ठीक है, ऐसे में आप 3 लाख रुपए निकाल भी सकते हो। तो ये मैंने क्यों बता रहा हूं, ये पहले बताया है, लेकिन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज होगा हमारे क्वेश्चन में, जब हम लोग किस्तों में किसी भी डिबेंचर का मोचन करेंगे, रिडेम्पशन करेंगे। आगे बात समझ में। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं, यही लिखा हुआ है, किस्तों में ऋण पत्रों का मोचन किए जाने की स्थिति में किए गए निवेश को वापस निकाल नहीं लिया जाता, ठीक है, सिर्फ उतना ही निकाला जाता है जितना जैसे यहां पर हम लोगों ने 3 लाख निकाला, क्यों, क्योंकि यहां पर आपके पास ऑलरेडी 4-4.5 लाख था, जमा 1.5 लाख ही करना था, बल्कि अगले वर्ष के लिए आवश्यक निवेश के अनुसार उतना निवेश जमा रहने दिया जाता है जितने का आवश्यकता है, ठीक। तो ये वाला पॉइंट हम लोगों ने ठीक से समझ लिया। अब क्या करते हैं, जब ऋण पत्रों का किस्तों में मोचन एक विशिष्ट वर्ष से प्रारंभ हो जाता है, वास्तविक मोचन वाले ऋण पत्रों का चुनाव प्राय लॉटरी प्रक्रिया द्वारा होता है। इसका मतलब क्या है, बहुत आसान चीज है। आपको मैंने बोला किस्तों में वापस करोगे, ऋण पत्र आपने जारी कर रखे थे, ऋण पत्र आपने भी खरीदा, आपके दोस्त ने भी खरीदा, और आपके किसी रिश्तेदार ने भी खरीदा, तो बहुत सारे लोगों ने डिबेंचर्स खरीद लिए। डिबेंचर्स खरीदने का मतलब क्या हुआ, आप लोगों ने पैसे दिए थे मुझे, अब मैं सोच रहा हूं कि मैं 4 साल में पैसे वापस करूंगा। कब में करूंगा, 4 साल में।
तो पहली साल आपको मिलेगा या आपके दोस्त को पैसे वापस करूंगा, ये कैसे डिसाइड होगा, है ना? हो सकता है कि मैं आपका मन है कि आपको पहले किया जाए, तो आपका दोस्त भी बोल सकता है नहीं मुझे पहले पैसे वापस कर दो, ठीक है। बाद वालों को पैसा इंटरेस्ट तो मिल ही रहा है, लेकिन पहले वाले में भी हो सकता है वहां पर कुछ भी अनफेयर किसी के लिए ना हो, इसलिए हम लोग लॉटरी सिस्टम लेकर के आते हैं। क्या करते हैं, वहां पर भी लॉटरी निकालते हैं। बहुत आवाज हो रही है, अच्छा फिर क्या होता है, तो इसी में वही लॉटरी निकालने वाली बात लिखी हुई है कि जब आपको पैसे वास्तव में वापस करने होते तो आप क्या करते हो, लॉटरी का यूज कर लेते हो। अच्छा अब क्या है, दो तरह से मैंने बताया था कि या तो आप लाभ से पैसे वापस करते हो या फिर आप कैसे वापस करते हो, पूंजी से, कैपिटल से। तो अगर आप लाभ से कर रहे होते ना तो आपकी 3 तरह की जर्नल एंट्रीज हो जाएंगी, और उसके बाद से अगर आप पूंजी से करते हो तो एक एंट्री जो जनरल एंट्री है वो गायब हो जाती है, इसमें 2 से ही काम चल जाता है हमारा, ठीक। तो उसको देख लेते हैं क्या क्या होती है। पहले तो है आपका लाभ से कर रहे हो, तो लाभ और हानि विवरण में क्या होता है, आप लाभ से कर रहे हो तो उसको डेबिट कर दो, क्योंकि लाभ और हानि विवरण खाते में जब आपका क्रेडिट साइड पर बैलेंस होता है तो आपको लाभ हुआ होगा, तो आप उसको क्रेडिट साइड बैलेंस को यहाँ पर डेबिट कर देते हो, वो लाभ को गायब कर रहे होते हो, तो इसलिए इसमें डेबिट साइड पर एंट्री हो जाएगी। नाम मतलब क्या होता है, डेबिट। अच्छा अभी इसी को इंग्लिश में बता दूंगा, एग्जांपल हम लोग करेंगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझते हुए चलेंगे, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी बहुत सारी जनरल एंट्रीज इंग्लिश में करते हैं, और जो बहुत अच्छी बात है, और जो हिंदी में करते हैं उससे भी कोई समस्या की बात नहीं है, लेकिन इंग्लिश थोड़ा थोड़ा सीखते रहिए तो उसकी भी बात करेंगे। फिर क्या हुआ, ऋण पत्र मोचन निधि खाते से, इसी को हम लोग इंग्लिश में लिख देते हैं टू करके, ठीक है, ये इसको क्रेडिट कर देते हैं तो इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे, ठीक। फिर क्या हुआ, ऋण पत्र खाता जो है उसको आपने डेबिट कर दिया, फिर ऋण पत्र धारक से, अब जो भी आपका ऋण पत्र धारक था जिसने भी डिवेंचर खरीदा हुआ था उसके अकाउंट को आप क्रेडिट कर दोगे, ठीक। अच्छा फिर क्या हुआ, ऋण पत्र धारक आपने उसका डेबिट कर दिया अकाउंट, और यहां पर बैंक को आपने क्रेडिट कर दिया, क्यों, क्योंकि यहां पर आप उसको वास्तव में पैसा पेमेंट कर दे रहे हो, यहां पर क्या है, उसको पेमेंट किया जाना है, दे है, और यहां पर क्या हो गया, पेमेंट हो गया। तो जब पेमेंट तब होगा जब आपके बैंक से पैसे कट जाएंगे, तो बैंक खाते को आप क्रेडिट करो, क्योंकि बैंक तो आपके एसेट है, एक परिसंपत्ति है। अच्छा इसी को इंग्लिश में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरी जो एंट्री है, पूंजी खाते से अगर आप मोचित करते हुए देख रहे हो तो सीधा सीधा आप डिवेंचर्स अकाउंट को डेबिट कर देते हो, और फिर डिवेंचर होल्डर्स का जो अकाउंट है उनको आपको पैसे देने हैं, दे है, इसलिए आप इसको क्रेडिट कर दोगे। फिर आप अगले ही बार में इसी को आप क्या कर देते हो, यहाँ पर आकर के डेबिट कर देते हो, तो इनको पैसे मिल जाते हैं, और कहां से डेबिट करते हो, बैंक अकाउंट से आपने पैसे वापस कर दिए। इसी को हिंदी में देखेंगे, वही दोनों एंट्रीज ऊपर वाली है, ऋण पत्र खाता है उसको आपने डेबिट कर दिया, ऋण पत्र धारक खाते से आपने क्रेडिट कर दिया, और यहाँ पे ऋण पत्र धारक को क्या किया, वही चीज आपने आकर के यहाँ पे डेबिट कर दी, और बैंक खाते से आपने पैसे का पेमेंट कर दिया, तो कुल मिलाकर के आपका पूरा काम हो गया। अब आपको जो कुछ समझ में आया ना, वो बिना उदाहरण के अगर आप इतना ही देखोगे तो आपको मजा नहीं आएगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक उदाहरण देखते हैं, उसको ठीक से समझेंगे पूरी तरह से। इस उदाहरण में क्या है, जेके लिमिटेड है, एक लिस्टेड कंपनी है। अब लिस्टेड कंपनी है तो इनको क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भी हमारी लिस्टेड कंपनीज होती है ना, उनको कोई भी हमें अलग से अकाउंट बनाने की, जिसमें रिजर्व बनाने की, अकाउंट बोल रहा हूं मैं, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा इन्होंने क्या किया हुआ था, 6000 ऋण पत्र जारी किए 12% पर, और 50 है हरे का प्राइस, ठीक है, तो ये हरे कितने का है, 50 का है। अच्छा प्रीमियम कितना दे रहा है, 5% पर इन्होंने जारी किया। और क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन दीज डिवेंचर्स इज पेबल एनुअली ऑन 31 मार्च। मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूं, कोई दिखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, मैं आपको एक एक करके सारी चीजें समझा दूंगा। अब इस पर जो ब्याज मिल रहा है ना, वो क्या है, 31 मार्च को पे किया जाएगा। ब्याज कितना दिया जाएगा, 12% दिया जाएगा, क्योंकि 12% का डिवेंचर है, 12% का ऋण पत्र है। अब क्या होगा, हर साल देना है आपको। द डिवेंचर्स आर रिडीमेबल, इनको वापस कर दिया जाएगा, पैसे जो भी थे वो चुका दिए जाएंगे एट पार, तो जितने भी आपने खरीदा उतने ही वापस करोगे, इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। ये हमारे लिए नई बात आ गई है, हम 4 किस्तों में देंगे और चारों बराबर बराबर किस्तें होंगी। अच्छा एट द एंड ऑफ 3rd, 4th, 5th एंड 6th ईयर। तो समझ लीजिए, बहुत आराम से समझिएगा, 1 अप्रैल 2014 को आपने जारी किया, तो 2015 31 मार्च आ जाएगा, तब तक 1 साल हुई, वहां तक आपको कुछ वापस नहीं करना है। 2016 31 मार्च आ गया, वहां तक भी वापस नहीं करना है। जब 2017 31 मार्च आएगा तो आप 1/4 पैसा वापस करोगे। क्यों, क्योंकि तीसरे साल से ही वापस करना शुरू करना है, ठीक है। और कितना कितना है, 4 किस्तों में, 4 बराबर किस्तें हैं, इसका मतलब 1/4 हिस्सा। जब 4 बराबर हिस्से में बांटोगे तो आप एक हिस्सा कितना होगा, 1/4 के बराबर हो गया, तो आपको करना है। तो यहां पर 31 मार्च 2017 से आप वापस करना स्टार्ट करोगे। अब आप याद करिए एक बात, अगर आपको पैसे 31 मार्च 2017 तक वापस करने हैं तो उसके लिए 30 अप्रैल 2016 तक आपको कुछ निवेश करना पड़ेगा। जो हम लोगों ने 15% वाली बात पढ़ी थी, वो एंट्री ध्यान रखिएगा, वहां पे बहुत सारे लोग गलत करते हैं, ठीक। अच्छा फिर क्या हुआ, फिर तो बस कुछ नहीं, उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू रखेंगे, उसको वापस निकालेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि हमें अगले साल फिर से पैसे वापस करने हैं, तो उतना ही पैसा जमा रहेगा। फिर हमें अगले साल फिर से पैसे वापस करने हैं, तो उतना ही जमा रहेगा। फिर हमें अगले साल पैसे जमा करने हैं, तो उतना ही जमा रहेगा। लेकिन फिर लास्ट में जब हमें
पैसे ने पे कर दिए तो हम उसके पैसे को अपने निकाल लेंगे। ठीक, तो ये साथ बात हो जाती है। अच्छा, ये बात आपको समझ में आ गई। अब क्या करना है, आगे बात क्या रखी है, कंपनी इन्वेस्टेड इन स्पेसिफिक सिक्योरिटीज, वही मैंने आपको बताया जो 15% वाले सिक्योरिटीज की बात थी वही है। 15% कुछ जो भी सिक्योरिटीज होती है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, उनमें किसी में इन्वेस्ट कर दिया होगा। अच्छा, क्यों किया था, रिडेम्पशन के लिए, और वो होता ही है, इसीलिए तो वो नियामक है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इन द बुक्स ऑफ कंपनी। आपको कुछ नहीं करना है, रोजना बचा प्रविष्टियां करनी है, हम लोग कर देते हैं। समझ लो सारी चीजें। सबसे पहले तो क्या समझ लो, 6000 शेयर्स हैं, 50 का एक है तो कितने का हो गया, 6000 में आप 50 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 3 लाख हो गया। तो बैंक में कितने रुपए आए होंगे, 3 लाख नहीं। क्यों, क्योंकि पार पे नहीं बेचा गया भाई, प्रीमियम पर बेचा गया है। कितना प्रीमियम है, 15%, 5% का। तो इसी का आप 5% और जोड़ करके गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा कितना, इसका अगर आप 5% निकालोगे तो आ जाएगा आपका 15,000। तो 15,000 आपको और मिले होंगे, तो कुल कितना मिल गया होगा, 3 लाख में 15,000 जोड़ोगे तो 3,15,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में आया होगा। आगे बात समझ में। अच्छा, दूसरी बात समझ लो, जो हम लोगों को वापस करना है, जो आप वापस कर रहे हो ना, तो आप पार पर ही वापस कर रहे हो। देखो, द डिवेंचर्स आर रिडीमेबल एट पार, ये आप सममूल्य पर कर रहे हो। तो आपने खरीदा कितने का था, आपने जब बेचा है, आपको जब पैसे लेकर के आए तो आपको 3,15,000 रुपए मिले हैं। लेकिन जब आप वापस कर रहे हो पैसे, तो 15,000 के हिसाब से नहीं कर रहे हो, 15,000 आपने हटा दिया, जो पार वैल्यू है वो तो 3 लाख की ही है। तो 3 लाख के हिसाब से आप वापस कर रहे हो, और कितना कितना वापस कर रहे हो, 4 साल में कर रहे हो। तो 3 लाख को जब आप 4 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 75,000। ये बस मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूं, आपको एक बार आइडिया हो जाए, फिर हम लोग एक करके एंट्री देख लेंगे सारी। 75,000 ये आपको क्या हो जाएगा, ये वो पैसा होगा जो आप वापस करोगे हर साल में। अच्छा, अब एक और बात समझ लो कि जब आप पैसे वापस कर रहे होते ना, तो जितने आपको पैसे वापस करने होते हैं उसका कम से कम 15% आपको कहां में डालते हो, किसी सिक्योरिटी में डालते हो। तो जिन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में जहां पर पैसे डाले गए, किसी कोई प्रतिभूति हो सकती है, तो कितना होगा, वो हो जाएगा आपका 75,000 का 15%, कम से कम इतना होना ही चाहिए। तो इसी को आप जब 100 से 15% निकालोगे तो 75,000 15 से गुणा किया, 100 से भाग दिया, कितना आ गया, 0। 15 गुना 75 की 5, हासिल लगी 7, 15 7 105 और 7 112, 11,250। ये वो अमाउंट होगा जो आप सिक्योरिटी में जमा कर दोगे। कब कर दोगे, 30 अप्रैल 2016 को करोगे। सारी बात समझ में आ गई। अब तो जनरल एंट्रीज खेल है, ठीक है, एक एक करके फटाफट देख लेते हैं, कहीं कुछ गलती होगी तो उसको देख लेंगे हम लोग। ठीक, डेट क्या था, 1 अप्रैल 2014 को आपने क्या किया था, इशू किया था, बैंक में कितना पैसा आ गया, 3,15,000। तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, है ना, बैंक में पैसा आया। और कहां से आया पैसा, डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट से। आपने क्या किया था, पैसे वहां से मांगे थे तो आपको पैसे मिल गए। ये क्या हुआ, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स, जो आपने ऋण पत्र जारी किए तो उन पर आपको पैसा मिल गया। और खाली एप्लीकेशन मनी नहीं है, एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट में यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये विवरण की कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको समझ आ गई ना। जो एंट्री है सीधे सीधे 3,15,000 रुपए कहां से आया। अब क्या हुआ, दूसरी जो एंट्री है उसमें इसी पैसे से हम लोगों ने क्या कर दिया, कहां कहां पर कितना पैसा गया। तो ये जो पैसा आया था ना, इसी अकाउंट हम लोगों ने, जिसको अभी हम लोग यहाँ पर क्रेडिट किया होता है, इसी को हम लोगों ने डेबिट कर दिया। और इस पैसे को, तो 3,15,000, उसको तोड़ दिया किसमें, 3 लाख में और 15,000 में। क्यों, क्योंकि 15,000 आपको प्रीमियम मिला है। ठीक है, क्या मिला है, प्रीमियम। तो जब तोड़ देंगे तो 12% डिबेंचर्स पर जो है वो तो 3 लाख ही मिला, तो ये आपको सीधे सीधे 3 लाख की हो गई एंट्री, है ना। यहां पर क्या हुआ, ये आपने 3 लाख इधर तोड़ा, किसमें, जो 12% का डिबेंचर है, और 15,000 किधर तोड़ा आपने, जो आपकी सिक्योरिटीज प्रीमियम था, क्योंकि ये तो प्रीमियम के नाम पे 15,000 रुपए मिला था। ठीक है, अच्छा, ये भी हो गया। ये वास्तव में यहां पर होगा, इस सीध में होगा, इस सीध नीचे हो गई थोड़ी सी। बाकी आपका डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ये तो आपका सिर्फ विवरण आगे आप हिंदी में भी लिख सकते हो कि जो भी आपका डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट से पैसा आया था वो आपने वापस कहां पर भेज दिया, 12% ऋण पत्र में, और जो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम था प्रीमियम खाते में, उसमें आपने पैसा रिजर्व में डाल दिया। अच्छा, अब क्या होगी अगली एंट्री, ये तो बहुत आसान है। इसके बाद जो अगली एंट्री आ रही है मैं आपको समझा देता हूं कैलकुलेशन क्या हो रही है। 12% का था, ठीक है, कितने पे निकालते हैं हम लोग, जो फेस वैल्यू होती है उस पर निकालते हैं। कुल मिलाकर के कितने रुपए के हमारे पास डिबेंचर्स हमने इशू किए हुए हैं, 3 लाख के। 3,15,000 में 12% के डिबेंचर्स 3 लाख के, यही ध्यान रखिएगा। 15,000 तो प्रीमियम है, इसलिए अंकित मूल्य आपका 3 लाख रुपए, और 3 लाख रुपए पे जो 12% आप निकालोगे तो आ जाएगा 36,000 रुपए। और ये 36,000 आपको कब देना होगा, आपको देना होगा 31 मार्च को। ये 1 अप्रैल चल रहा है 2014, 31 मार्च 2015 को आप 36,000 रुपए वापस करोगे। तो कैसे करोगे, उसकी 2 जनरल एंट्रीज बन जाएंगी। क्या हो जाएगा, देखो 31 मार्च 2015 को क्या हुआ, आपने डिबेंचर इंटरेस्ट जो आपका बना, जो आपको वापस करना है, वो आ गया 36,000 रुपए का। तो ये आपने एक एक्सपेंस नाम का अकाउंट बनाया, एक्सपेंस जैसा, जो आपने उसको डेबिट कर दिया। और किसको देना है, डिबेंचर होल्डर को, जिसके पास
जिसको भी आपको पैसा करना है, जिसने भी आपको ऋण पत्र खरीदा हुआ है, तो उसके खाते को आपने क्या कर दिया, 36,000 रुपए से क्रेडिट कर दिया। यहां पर क्या है, आप उसको देने वाले हो, इसलिए ये एक तरह की लायबिलिटी बनी है, इसीलिए इसको हम लोग क्रेडिट किया हुआ है। समझो, ये डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि एक तरह का खर्चा है, आप इंटरेस्ट एक्सपेंस है आपका, ये इससे डेबिट होगा, तो एक्सपेंस बढ़ रहा होता तो डेबिट करते हैं। ये क्या है, ये आपकी एक लायबिलिटी, आपकी एक देता है, देता बढ़ती तो क्रेडिट हो रही होती, इसलिए क्रेडिट हो गया। अब क्या करेंगे, आप जब इसको पेमेंट कर दोगे तो ये डेबिट हो जाएगा, ठीक, 36,000 से डेबिट हो गया। सेम चीज यही डिबेंचर होल्डर अकाउंट, और कहां से पैसे दे रहे हो, बैंक से दे रहे हो, तो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो ये आपका कब हुआ, ये हुआ आपका 2015 31 मार्च को। अब सेम चीज एग्जैक्टली सेम 2016 में भी होगी, सब कुछ सेम लिखा रहने दो, अगली एंट्री में बस 2015 की जगह आपको 2016 कर देना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्या हुआ देखो, ये था, अब सेम क्या आपने 2016 कर दिया, यहां पर भी 36,000 क्यों, क्योंकि 2 साल तक तो आपको कुछ नहीं करना, आपको तीसरे साल से पैसे चुकाने हैं, तो यहां पर फिर अगली एंट्री आएगी। तो जो अगले 2 साल थे ना, उनमें शुरू के 2 साल में तो सेम एंट्रीज हो गई, 36,000, फिर आपने डिबेंचर होल्डर का अकाउंट को डेबिट कर दिया और बैंक से 36,000 रुपए वापस कर दिया, तो 2 साल आपने 36,000 रुपए का इंटरेस्ट दे दिया। अब जो अगली एंट्री आएगी वो ध्यान से समझिएगा, ये वो वाली एंट्री है जहां पर आपको सिक्योरिटी में पैसे जमा करने पड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, आपने इन्वेस्ट किया हुआ डिवेंचर इन्वेस्टमेंट रिजर्व, क्या बनाया आपने, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, सॉरी इन्वेस्टमेंट रिजर्व बोला मैं, रिडेम्पशन के लिए आप कर रहे हो ना, इसमें कम से कम 15% आएगा, और हम लोगों ने 75,000 का 15% निकाला तो जो आया था कितना, 11,250, तो ये 11,250 से आपका डेबिट हो गया। अब क्या हुआ, यही जो पैसा है कहां से गया, 12% डिवेंचर अकाउंट जो था ना आपका, उसके जो आपने कैलकुलेशन किया तो 11,250 वहां से निकल करके आया था, ठीक है। तो आपने इसको बैंक अकाउंट से यहां पर कर दोगे, इधर नहीं रहेगा, ये हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट से आपने पैसे दिए हैं, तो ये बैंक अकाउंट, यहां पर ये गलत एंट्री लिखी हुई है, ये बैंक अकाउंट से आप पैसे काट रहे हो ना, आपने निवेश किया तो बैंक अकाउंट से आपको कम होगा, तो बैंक अकाउंट कम हुआ इसलिए उसको क्रेडिट कर देंगे, तो यहां पर ऐसे आ गया, ठीक। अच्छा, अब क्या हुआ, अब 2017 मार्च को आपको क्या करना था, पैसे आपको देने ही थे, तो पैसे आपको 36,000 फिर से बनेगा इंटरेस्ट, ठीक, समझ रहे हो ना। अब ध्यान से समझना अगली चीज जो आ रही है, इसमें क्या हो रहा है, 31 मार्च को आपने जो इंटरेस्ट बना वो तो दे दिया ब्याज, लेकिन साथ में 31 मार्च को आप क्या कर रहे थे, 1/4 पैसे भी वापस कर रहे थे, और वो पैसे कितने बन रहे थे, 3 लाख टोटल था, 3 लाख का आप 1/4 अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 4 से भाग दोगे तो आ जाएगा 75,000। ये 75,000 क्या है, ये 1/4 आपने ऋण पत्रों को वापस मोचन कर दिया, उनके जो पैसे आपने ले रखे थे वो वापस कर दिए, तो इसलिए 75,000 रुपए यहाँ पर अलग एंट्रीज होगी, और वो किस किस खाते में हो जाएगी, आपकी डिबेंचर एप्लीकेशन पर ही, और साथ में आपने क्या किया था, यहाँ पर डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में पैसे डाल दिए, ये जब उनको दे है, ठीक, और दे हो गया तो आप बैंक से पैसे डालोगे तो आपको टोटल 75,000 मिलाकर के 75,000 और 36,000 मिलाकर के कितना हो जाएगा, 1,11,000 रुपए। आगे बात समझ में, ये एंट्री क्यों हो रही है, क्योंकि अब आप क्या कर रहे हो, 1/4 को वापस कर रहे हो, तो वही चीज आ गई, 6,000 शेयर्स थे, उनके 1/4 निकालोगे तो 15,000 डिबेंचर्स हो जाएंगे, शेयर्स बोल रहा हूं, सॉरी, डिबेंचर्स मतलब ऋण पत्र। अब 15,000 ऋण पत्रों का 50 रुपए के हिसाब से 75,000 रुपए टोटल अमाउंट बनता है, तो ये भी हम लोग की एंट्री हो गई। ऐसे ही क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, 28 मार्च 2018 में 31 मार्च, तो यहां पर हमें फिर से निवेश करने की आवश्यकता नहीं है, जो हम लोगों ने अभी तक डिबेंचर रिडेम्पशन के लिए इन्वेस्टमेंट किया हुआ था 11,250 का, वो नहीं करने की आवश्यकता है ना, उसको निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि हम अगले साल फिर से 75,000 रुपए देना, अगले साल मतलब 2018 में, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब जो यहाँ पर इंटरेस्ट वाली आएगी ना वो बात समझिएगा, देखो ये तो 75,000 आपका रहेगा, क्योंकि आप अगले साल भी क्या कर रहे हो, देखो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, 75 हो जाएगा, और यहाँ पर आपको टोटल 1,02,000 बनकर के आ जा रहा है, मुझे दिख जा रहा है, क्यों दिख जा रहा है बता रहा हूँ, ये 1,02,000 है, ये भी 1,02,000 है। अच्छा, 75,000 कैसे हो गया, क्योंकि 1/4 तो आप पैसे वापस करोगे ही करोगे, क्योंकि आपका रिडेम्पशन आपको करना ही था, तीसरे साल कर चुका, अब चौथे साल भी करना है, 5वें साल भी करना है, और 6ठे साल भी करना है, तो ये चौथे साल की बात हो गई। लेकिन यहां पर इंटरेस्ट आप क्या कर रहे हो, अब आप 4500 शेयर्स, 6,000 थे, 1,500 आप ऑलरेडी कर चुके हो, वापस कर चुके हो, उसका मोचन कर चुके हो, तो 4500 डिबेंचर्स ही बचे। मैं शेयर्स बोल दे रहा हूं बीच में, उसको कंफ्यूज मत होना, डिबेंचर्स की बात कर रहे हैं, ऋण पत्रों की बात कर रहे हैं, अंशों की बात नहीं कर रहे हैं। तो जब आपके कितने हैं, 4500 हैं, 4500 को 50 रुपए के हिसाब से आपने खरीदा हुआ था, अब इस पर भी कितना था आपको, कितने परसेंट से आप दे रहे थे, 12% से, तो जब आप ये संख्या निकालोगे ना, 4500 गुणे 50 गुणे 12/100, तो 100 से 0 तो काट दिया पहले, ठीक। अच्छा, अब क्या हुआ, 12×5 = 60, तो 450 में जब आप गुणा कर दोगे कितने से, 60 से, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो गया, 6×5 = 30, 0 से लगी 3, 6 × 24 और 3 27, 27,000 रुपए आपका बचा। वैसे भी आसानी से निकाल सकते थे, 36,000 था, उसमें 1/4 चला गया, तो 9,000 रुपए चला गया, तो 36,000 से 9,000 जाएगा तो कितना बचेगा, 27,000, तो 27,000 रुपए का यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात थी, तो जो डिवेंचर इंटरेस्ट होगा ना वो 27,000 रुपए का होगा,
आगे बात समझ में। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, डिबेंचर अकाउंट होल्डर को देना है तो उसको 27,000 हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया। इन दोनों अमाउंट को मिला करके ये देना था और ये देना था, इन दोनों को मिलाकर के आपने कितना दे दिया, 1,02,000 रुपए को बैंक से पैसे आपने पे कर दिए। अब अगली बार क्या होगा, और आसान हो जाएगा। अगली बार क्या हो जाएगा, 45,000 के बाद बचेंगे कितने, 3,000 बचेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पर 1,500 फिर से दे दिए तो बचे 3,000। अब 3,000 जब आप निकालोगे तो आपको 18,000 रुपए का इंटरेस्ट बचेगा। ठीक, तो ये इंटरेस्ट आपका आ गया 18,000 रुपए का, है ना। और 75 तो अभी भी दे रहे हो, तो इन दोनों को जब मिला दोगे तो कितना हो गया, ये 93,000 हो गया। ठीक, तो 93,000 रुपए आपने दे दिए। ये बिल्कुल वैसी एंट्री, इसलिए उसको मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूं। अब क्या होगा, अगली बार फिर आपको पैसे देने हैं, तो अगली बार 18 की जगह बचेंगे सिर्फ 9,000। क्यों, क्योंकि आप 1,500 और डिबेंचर्स का रिडेम्पशन कर चुके हो और बचे सिर्फ 1,500 डिबेंचर्स। 1,500 डिबेंचर्स के हिसाब से बचता है जो इंटरेस्ट, वो आता है 9,000 रुपए का। तो वो आपको जो 9,000 का इंटरेस्ट हो जाएगा वो देखेंगे। लेकिन उसके पहले जो आपने यहाँ पर क्या किया हुआ था, इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, आप उसको वापस निकाल रहे होते, तो बैंक में आपके फिर से पैसे आ जाते हैं। कितनी, 11,220, यहाँ 250, सॉरी। जो आपको यहाँ पर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है ये नहीं माने, क्योंकि हमें कुछ बताया नहीं गया, तो हम मान लेंगे 11,250 जमा किया था, आपके पास हमको पूरा का पूरा मिल गया। और ये कहां से आया, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट से। ठीक है, इसी में तो हम लोगों ने वापस उनको किया हुआ था। अच्छा, अब इस साल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसी साल तो आपको सारे डिबेंचर वापस पे कर देना है। और इसी में क्या हुआ, आपने पैसे निकाल लिए, डीआरआई आपने रियलाइज कर लिया। जो आपका डीआरआई था, डीआरआई क्या था, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट था, उसको आपने रियलाइज कर लिया। इन्वेस्ट किया हुआ था 4 साल पहले, 4 साल में आपको पूरा पे करना है, तो वापस पूरा पूरा मिल गया। अब यहाँ पे अगला जो इंटरेस्ट आएगा वो 9,000 रुपए का, ये चीज इंपॉर्टेंट है। सॉरी, ये 9,000 हो गया इंटरेस्ट, ये 9,000 हो गया। अब ये आपका हो जाएगा 75,000। क्यों, क्योंकि जो बाकी के बचे हुए थे 31 मार्च 2020 को, वो भी तो आप पूरा कर दे रहे हो। ये 31 मार्च कौन सा चल रहा है, ये 2020 ही चल रहा है। ऊपर लिखा हुआ था, इसलिए बार बार सर नहीं लिखते हैं, एक्चुअली इसको ऊपर लिखते हैं ना, तो ऊपर लिखा ही हुआ था पिछली स्लाइड में, इसलिए यहाँ पर भी 2020 ना लिखोगे तो कोई चलेगा नहीं। अगर यहाँ पर इसलिए लिख देना क्योंकि आपको कंफ्यूज ना हो कि किस साल का 31 मार्च है, 2020 का है, 2019 का है, 2020 का है। और इन दोनों का आप जोड़ दोगे तो 84,000 हो जाएगा। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट समझ लो, इसको डिजिटल बोर्ड का मिसप्रिंट है ये। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।